पिछली क्लास में परिसंघीयता, फेडरलिज्म और उसके लक्षण, संविधान में क्या क्या मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उनकी सारी चर्चा हो चुकी है। ठीक, अब हमको ज़रूरत है केंद्रीकरण की जो प्रकृति मिलती है उनके बारे में पढ़ने की। ठीक, तो इसको थोड़ा सा लंबा हम लोग पढ़ेंगे, लंबा इस पर्पज से कि ये मेंस का प्रीलिम्स का दोनों क्वेश्चन है। तो कोशिश ये की जाए कि जो हमारे कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं या कुछ उसके मायने क्या निकलते हैं, इन सब चीज़ों को रिलेट करके अगर हम पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर शुरुआत में ही बताया था कि कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, पूरा संविधान इसमें घूमना टहलना पड़ता है, सारा सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ अगर बातें समझ में आ रही हैं तो संविधान के भीतर जाने पे हमको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। ठीक, तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चल रहे हैं। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का नेचर हम सेटिस्फाई कर चुके हैं कि जो पांचों लक्षण होते हैं वो हमारे संविधान में पाए जाते हैं। फिर भी तमाम विद्वानों ने कहा है कि भारत में सेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है, संविधान में केंद्रीकरण की बहुत सशक्त, ठीक है, प्रकृति पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अब बात निकल करके आती है कि पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है? क्या केंद्रीकृत संविधान के जो नेचर हमारे संविधान में पाए जाते हैं उसका यह ऐसा परिणाम तो नहीं है कि उसकी वजह से फेडरलिज्म जो परिसंघीयता हमने अपनाई है वह दूषित हो जाए, उस पर दुष्प्रभाव पड़े? तो यह भी तो देखना है। ठीक है, यह भी देखना है कि फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन में झुकाव चाहे जिधर हो, आवश्यकता अनुसार झुकाव चाहे जिधर हो, चाहे जो भी, चाहे जिस तरीके से हो, परिणाम क्या निकल करके आता है, किस प्रकार से। ठीक है, कथन कारण के आपके क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी प्रश्न बनता है, इंटरव्यू में भी प्रश्न बनता है। अभी आपसे कहा जाए कि संविधान को पढ़ते समय हमको ये दिखाई पड़ता है कि इन उपबंधों के तहत तो केंद्र की ही हाथ में सारी व्यवस्था है, और आप किस प्रकार कह सकते हैं कि हमने फेडरल गवर्नमेंट अपनाया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया है, कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो सभी कैसे में क्यों खुद ब खुद इन्वॉल्व है, तो क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरीके से, तो जो प्रमुख उपबंध हैं उनको लेकर के हम चलेंगे। बाकी पूरे संविधान में बहुत कुछ ऐसा मिलता रहेगा जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हमें दिखेगा, लेकिन फिलहाल के उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो मुख्य प्रोविजंस हैं, आपके प्रमुख उपबंध हैं, उनमें कहाँ कहाँ सेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं और इनका परिणाम क्या हो सकता है, क्या हुआ, तो इतिहास गवाह है, जो हुआ है उसके आधार पर हम जस्टिफाई करेंगे कि ये सेंट्रलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे संविधान के भीतर हैं वो ऐसे वैसे नहीं, उनका एक निहित उद्देश्य है, एक लक्ष्य है जो हमने अपने आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो संघीय प्रकृति हमने अपनाई है उसके बारे में, उसको पूरा करने के लिए हम कहते हैं हमारा भारत एक है। हम एक भारत की अगर बात करते हैं तो उस एक में जो अनेकता छिपी हुई है, उस अनेकता के कारण कभी कोई डिवाइडेशन या इस तरीके की बातें ना उभर करके आए, इसके लिए हमने अपने आप को बहुत से जगहों पर सेंट्रलाइज किया है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर हमने अपने आप को सेंट्रलाइज किया हुआ है। क्या है, क्या नहीं है, तो मेन मैं इतना इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ कि जस्टिफाई किए बिना कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का, तो जस्टिफाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग खुद ही बताएंगे कि जस्टिफिकेबल है या नहीं है, कौन सा उपबंध क्या कहता है। ठीक, तो सबसे शुरुआती दौर में हम आते हैं, सबसे शुरुआती दौर में आते हैं तो नए राज्यों की स्थापना, सीमा, नाम परिवर्तन आदि। ठीक है, कोई भी राज्य अगर बन रहा है उसकी स्थापना की जा रही है, सीमा में परिवर्तन वर्तमान राज्यों में किया जा रहा है, ठीक है, नाम में परिवर्तन आदि कुछ भी ऐसा कुछ राज्यों के संबंध में किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी राज्य स्टेट स्वयं नहीं है, यहाँ पर कहा जाता है संसद विधि बनाकर। ठीक है, यानी कि
पार्लियामेंट बाई लॉ, विधि बना करके, ठीक है, संसद चेंजिंग कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक। अनुच्छेद 3 में यह बात लिखी हुई है। कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 3 में ये बात। आर्टिकल 3 हम जब आर्टिकल वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तब उसमें आएगा, लेकिन फिलहाल अनुच्छेद 3 की ये बात कह रही है। तो कुछ लोग, आलोचक लोगों ने कहा कि भाई इस भारत में जो भी राज्य होंगे वो कभी अपनी सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को उनको मेंटेन करना है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्थापना तक तो मान लीजिए ठीक भी था, लेकिन अदर चीज़ें कैसे मान लिया जाए कि केंद्र का हस्तक्षेप हमारी परिसंघीयता को बरकरार रखने देगा, ठीक। तो अब बात आई, जवाब देना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं लिखूंगा, ध्यान से कंटेंट ही लिखूंगा, कहानी आप सुनते रहिए। उन कंटेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बात यहाँ संविधान की हो रही है, अनुच्छेद 3 की हो रही है, संसद विधि बना करके कर सकता है, सेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जा रही है, लक्षण पाया जा रहा है, लेकिन जवाब यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों पाया जा रहा है, इसका जवाब कहीं और है। तो अब एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ प्रश्न है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भाषाएं। भारत बहुत सी भाषाओं का देश है या एक भाषा का? बहुत सी। भारत में तो कहावत है ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। ऐसी कहावत सुने हैं? सुने होंगे, ठीक। हिंदी भी आपके सिलेबस में है, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, ये सब भी आएंगे। तो भारत में एक प्रचलित कहावत है प्राचीन काल से, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। तो आप देखेंगे कि एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। कोई जैसे ये अवधी भाषा में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अवधी भाषा में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक, कोस। अब तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मानक पर किलोमीटर, मीटर, इन सब की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है 2-4 किलोमीटर हम गए, पानी बदल गया, पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, लक्षण बदल गए। कहीं पर टीडीएस जानते होंगे ना, टीडीएस लेवल, वाटर टीडीएस लेवल, ठीक है, क्वेश्चन है आपका। जो ट्रांस डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, ऐसे ठोस जो पानी में घुले हुए हैं, हमें नहीं दिखते हैं, उन्हीं को माप करके किसी भी वाटर का टीडीएस लेवल बताया जाता है। तो टीडीएस लेवल चेंज हो गया, ठीक है, खारापन बढ़ गया या खारापन घट गया, कुछ ऐसा हो जाता है। और 4 कोस चले गए, 10-20 किलोमीटर चले गए, तब तक वाणी में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया, कुछ शब्द अलग टाइप के यूज होने शुरू हो गए। तो पता चला क्या कि भारत तो विविधताओं से भरा देश है, बहुत सी लैंग्वेज पाई जाती है। अब बात आई, ठीक है, अब बात आई, भारत में एक मूवमेंट हुआ स्वतंत्रता पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के लिए भी हमने मूवमेंट किया है, स्वतंत्रता के पश्चात बहुत से अधिकारों को बनाए रखने के लिए भी हमने मूवमेंट्स किया है। तो स्वतंत्रता पश्चात एक प्रमुख मूवमेंट पर था भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्य हों, इस भारत में राज्यों की स्थापना की जाए, राज्यों की स्थापना की जाए। अब बात आई 1948 से ही ये डिमांड उठनी शुरू हो गई, ठीक है। इसके लिए कई समितियां बनी, ठीक। नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया, इनके भी नेतृत्व में समिति बनी, ठीक है। अंतिम में जाकर फजल अली आयोग बना। 3 आयोग इसमें प्रमुख हैं। जब अनुच्छेद 3 हम पढ़ेंगे
दोबारा से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तब हमारा वो टॉपिक आएगा इंडिविजुअल टॉपिक के रूप में, भारत का भाषाई आधार पर राज्यों में बंटवारा। ये एक इंडिविजुअल आधार बनता है, आपका एक टॉपिक बनता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। अभी पर्पज नहीं है, इसलिए समितियों से हमें कोई मतलब नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के समय ब्रिटिश इंडिया में जिस तरीके से राज्यों की रचना थी, जिस हिसाब से सिचुएटेड थे राज्य, उसी हिसाब से स्वतंत्रता के पश्चात भी सिचुएशन रही। अब पता चला बम्बई राज्य में कन्नड़ बोली वाले भी थे, कन्नड़ लैंग्वेज वाले भी थे, मलयालम लैंग्वेज वाले भी थे, गुजराती लैंग्वेज वाले भी थे, तमाम लैंग्वेज के लोग थे। स्टेट एक था, मराठी वाले तो थे ही थे। अब बात आई कोई डिस्प्यूट का होना, ठीक है। बंगाल में आए, आज भी अभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या क्या कोई ऐसा अभी भी किसी भी जगह पर ऐसी डिमांड है जहां पर भाषाई आधार पर, नेचर प्रकृति के आधार पर अलग राज्य की डिमांड की जा रही है? क्या कोई ऐसा स्थान आपको याद है? कोई ऐसा स्थान? तो आप देखेंगे गोरखालैंड की बात की जाती है, गोरखालैंड जिसका मुख्यालय दार्जिलिंग करने की बात की जाती है। तो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वो आज भी पश्चिम बंगाल में शामिल है। तो बंगाली लोगों को आपने देखा हुआ है कि किस तरीके से देखते हैं, शकल सूरत, बांग्ला भाषा बोलने वाले, सब चीज़ों में अंतर है। वहीं पर गोरखा लोग शकल सूरत से, लैंग्वेज से, हर चीज़ से अलग हैं, लेकिन मुख्यालय कलकत्ता उनका बना हुआ है। तो उनके साथ जब वो कलकत्ता जाते हैं तो एक लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, साथ ही साथ भेदभाव होने की भी संभावना रहती है। प्रथम दृष्टया वो पहचान में आ जाते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र से आए हुए हैं, तो भेदभाव की संभावना भी रहती है, जिनको आधार बना करके नए राज्य की स्थापना की बात कही जाती है, ठीक है। अब बात आई, अभी भी ऐसा है, यह चीज जोर पकड़ी, यह चीज जोर पकड़ी स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक। अब बात आई, यदि राज्यों को अधिकार दिया गया होता कि आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातों को अगर आधार बनाया गया होता, तो आप सोचिए कितना बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया होता। तेलुगु भाषी लोग तेलुगु स्टेट की मांग कर रहे थे, मलयालम लोग मलयालम स्टेट की मांग कर रहे थे, कन्नड़ भाषी लोग कन्नड़ स्टेट की मांग कर रहे थे। सारी मांगे हो रही थी, कहीं ना कहीं जायज मांगे भी कह सकते हैं, ठीक है, जेन्युइन मांगे थी, हो रही थी, आपस में संघर्ष चल रहा था, ठीक है, आपसी व्यक्तिगत विवाद भी हो रहे थे लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, प्रशासनिक विवाद भी हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, समस्या बड़ी विकराल होती चली जा रही थी। उसी दौरान सर्वप्रथम सबसे तेज गति से भाषाई आंदोलन जो ये था भाषाई आधार पर, वो तेलुगु स्टेट के लिए हुआ, तेलुगु राज्य की डिमांड के लिए हुआ। लेकिन दो कमेटियां बन चुकी थी, दोनों ने इनकार कर दिया था कि भाषाई आधार पर विभाजन भारत में किया जाएगा। कहे भाई इतने दिन से तो विभाजन चल ही रहा है, हर चीज, अब भाषा के आधार पर अगर विभाजन कर देंगे तो अखंड भारत की, एक भारत की संकल्पना को धक्का लगेगा। लेकिन जरूरत के हिसाब से मांगे चल रही थी, उस पक्ष को भी नकारा नहीं जा सकता था। दो कमेटियों ने इनकार कर दिया। उसी दौरान तीसरी कमेटी बनाई गई। तीसरी कमेटी जब तक रिपोर्ट देती तो श्री रामालू जी थे, तेलुगु भाषी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 50-56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर हिंसा सुलग उठती है, यानी कि तेलुगु भाषी लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आनंद फानंद में एक नए राज्य की घोषणा की जाती है 1953 में, केंद्र सरकार यानी कि संसद के द्वारा एक घोषणा की जाती है। अब बात आई कि तेलुगु भाषी एक राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर कर दी गई, तो अन्य भाषाई क्षेत्रों में भी नए राज्य की मांग थोड़ा और प्रबल हो गई। अंतिम में फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दी कि भाषाई आधार पर डिवाइडेशन किए जाने में कोई भी बुराई नहीं है, किया जा सकता है। तो उसी के लिए आपका तमाम व्यवस्था बनाई गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन करके भाषाई आधार पर नए नए राज्यों का गठन किया गया। परिणाम निकल करके आया, कई राज्य नए निर्मित हो गए।
भाषा के आधार पर। अब मेन मुद्दा ये आया, मैंने कहा था ना एक दो पॉइंट में थोड़ा डिटेल में रहूंगा, बाकी तो अपना शॉर्टकट में हो जाएगा, कि ये जो मांग हुई, अगर संसद के हाथ में यह ना होता और राज्य को ही निर्णय लेना होता तो कैसे लेते। संसद के हाथ में व्यवस्था दी गई, परिणाम हमारे सामने है कि भाषाई आधार पर भी डिवाइडेशन होने के बावजूद भी आज हमारे इस वर्तमान के अखंड भारत पर कोई भी आंच नहीं आती है। सभी भाषा के लोग सेनाओं में हैं, सभी भाषा के लोग सेंट्रल सेवाओं में हैं, सभी भाषा के लोग तमाम तरीके की सेवाओं में हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हैं और इस विविधता में भी एकता बनी हुई है। किसी को किसी प्रकार का मौका क्षेत्रीय स्तर पर नहीं दिया गया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए वो क्षेत्र विशेष को इस तरह क्रिएट कर दें कि वो भारत से अलग जैसा दिखाई देने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाषाई आधार पर जो राज्यों की स्थापना हुई, उस स्थापना को पार्लियामेंट ने बाय लॉ इन्फोर्स किया, विधि बना करके इन्फोर्स किया, और परिणाम ये रहा कि भारत में, भाई अभी तो बात हो रही थी कि जो है भाषाई आधार पे नए राज्य बनाने की कह देते, भाषाई आधार पर हम नया देश बनने के लिए उत्सुक हैं, तब तो गड़बड़ हो जाती। केंद्र को, सेंटर को ये पावर दी गई कि आप ऐसा कोई मामला आता है तो आप डिवाइड करोगे, आप सब कुछ करोगे, नए नाम रखोगे, हर चीज होगा ताकि भारत की व्यवस्था बनी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि केंद्र के पास ये अधिकार ना होता तो विवाद दूसरे तरीकों से गंभीर हो सकता था। यानी एक विशेष परिस्थिति में संसद को विधि बना करके ये दिया गया। अब जब सारे स्टेट भारत में एक ही हैं, डॉक्यूमेंट्स इस स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से दूसरे स्टेट में लगातार नौकरियों के अकॉर्डिंग जो है या किसी भी कारण से संविदाएं होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, यूज होते हैं। एक स्टेट का डॉक्यूमेंट दूसरे स्टेट में, दूसरे का तीसरे स्टेट में यूज होता रहता है। अगर रोज स्टेट के पास पावर होता नाम बदलने का और रोज नाम बदलता तो पता चलता रोज रोज जो है डॉक्यूमेंट ही पुराना हो गया, नया छपाना पड़ेगा। इसलिए अथॉरिटी ही नहीं दी गई राज्यों को। अब बात आई राज्यों का डिवाइडेशन। भारत एक संघ है और संघ ने बताया, संघ को एक्सप्लेन करके बताया गया कि राज्यों का डिवाइडेशन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, यानी कि शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं सुविधा पूर्वक संचालित की जा सके, इसके लिए किया गया है। ये सब आधार, नाम बदलने के आधार, सीमा बदलने के आधार, ये मात्र क्षेत्र विशेष या किसी विशेष आधार पर नहीं रहेंगे। और सारी बातों को मिला करके देखा जाए कि केंद्रीकरण की यह प्रकृति जो हमारे संविधान में पाई जाती है, जो ये लक्षण पाया जाता है, वो इसके लिए नहीं है कि परिसंघीय व्यवस्था को दोष पहुंचे, बल्कि इसलिए है कि हमारा परिसंघीय संविधान और मजबूती से लागू हो सके, आपसी वाद विवाद न होने पाए। ठीक है, जस्टिफाई हुआ। हाँ, ये सर किसके मृत्यु के बाद सर ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के। तो हमारा संविधान परिसंघीय संविधान है, लेकिन लक्षण जो पाए जा रहे हैं आपके केंद्रीकृत व्यवस्था के, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या दो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये पूरक व्यवस्थाएं हैं। कोई क्रिटिसिज्म करते हुए इनको कहे कि आपके यहाँ सेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा महत्व दिया गया, तो ये गलत बात है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये उपबंध परिसंघीयता को और मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर करता है। ठीक है, एक ये हो गया, क्लियर है। एक उदाहरण हमने ले लिया। दूसरा हमारा आता है एकल नागरिकता। सामान्य तौर पर जब किसी भी संविधान के फेडरलिज्म की चर्चा करनी होती है तो अमेरिका से तुलना कर दिया जाता है। अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, बट यहाँ पर भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। तो डुअल सिटीजनशिप परिसंघीयता की विशेषता नहीं है। अमेरिका से तुलना करने की वजह से डुअल सिटीजनशिप की चर्चा होती है। लेकिन
भारत की एकल नागरिकता अलग है। फिर वही बात, अगर राज्यों में अलग नागरिकता दी गई होती भारत में, तो कोई भाषाई आधार पर राज्यों के नागरिक होते, कोई किसी आधार पर राज्यों के नागरिक होते, जिन राज्यों के, तो डिस्प्यूट बढ़ने की संभावना थी, डिस्प्यूट घटने की संभावना नहीं थी, डिस्प्यूट बढ़ने की संभावना थी। इसलिए हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया कि जो भी होगा वो भारत का नागरिक होगा, राज्यों का निवासी हो सकता है, नागरिक नहीं। तो निवासी, ठीक है, डोमिसाइल बनवाते हैं ना तमाम लोग, ठीक है, निवासी होने के लिए बनवाया जाता है। नागरिकता के लिए कोई प्रमाण पत्र बनवाया जाता है? क्या कोई बताएगा? अगर प्रश्न पूछा जाए क्या निवासी होने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हमको बनवाना पड़ता है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या नागरिक होने के लिए भी कोई प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है? नहीं, ठीक है। रेस इप्सा का नियम लागू होता है, स्वयं प्रमाण के लिए नियम लागू होता है। जैसे राशन कार्ड का होना, वोटर कार्ड का होना, आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चित आधार कार्ड का होना, ये उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो भारत के नागरिक होते हैं। तो नागरिकता के लिए अलग से हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ता है, बल्कि नागरिक के रूप में हमें तमाम ऐसे प्रमाण पत्र मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता अपना करके हमने अनेकता में एकता स्थापित की है। सेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से नहीं यूज किया गया है कि राज्यों के निवासियों पर कोई प्रभाव पड़े। राज्य के निवासी हैं तो निवासी के रूप में आप सुविधा लेते रहिए, लेकिन नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, हित हैं, इंटरेस्ट हैं, वो नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी भारत के कोने का हो, सबको इक्विवेलेंट सुविधाएं मिलेंगी, उनके इंटरेस्ट में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि ये सेंट्रलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सिंगल सिटीजनशिप, ये आपके फेडरलिज्म पर कोई भी इस तरीके से ब्लेम नहीं लगाती है, आरोप नहीं लगाती है कि वो नुकसान पहुंचाए, बल्कि भारत के एकता को, एकीकरण को और मजबूत बनाती है। क्लियर है? एकल नागरिकता क्यों है? ठीक है। इसके बाद आते हैं नए सिरे से कैग। कैग जब 48 में 148 जब हम पढ़ेंगे तब कैग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कैग लिखने का प्रश्न क्यों आया, कैसे सेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कैग साहब, उसके लिए कैग होता है क्या, मुख्य रूप से, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा गया है, लेकिन ये कंट्रोलर नहीं है, उसकी डिटेल हम संविधान में जब अनुच्छेद 148 पढ़ेंगे तब आएगा। अभी मुख्य तौर पर क्या है कि ये ऑडिट करता है संघ या केंद्र और राज्य दोनों के अकाउंट की ऑडिट करता है। ठीक, इस कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति संघ के हिस्से में आता है, राज्य के हिस्से में नहीं आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जिस कैग की नियुक्ति कर रहा है, स्वयं प्रेसिडेंट संघ के हिस्से में आता है, राज्य के हिस्से में नहीं आता है। अब मामला ये फंस गया कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी केंद्र या संघ के पास है राष्ट्रपति के माध्यम से, और वो ऑडिट सेंटर का करे, कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट किया गया है। स्टेट का भी ऑडिट कैग ही करता है। तो क्या कैग के माध्यम से केंद्र
राज्यों के ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल करके कुछ गलत बात मनवा सकता है, ऑडिट के बहाने एक दबाव बनाया जाए या कुछ इस तरीके की बात। तो संभावनाएं व्यक्त की गई कि यदि आपका सर्वेक्षण अधिकारी सेंटर ही नियुक्त किया जाता है, सेंटर द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और वो राज्य के भी लेखाओं की जांच करता है, ठीक है, उनका भी अकाउंट चेक करता है क्या खर्च हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या ये उचित बात है? राज्य का पैसा राज्य अपने हिसाब से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए खर्च करे। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं राज्य के रुपए पैसे के खर्च में हस्तक्षेप करने वाले, ऑडिट कराने वाले, ठीक है। अब मामला फंस गया, अब मामला फंस गया। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि कैग कौन होता है कि वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किया गया है लेकिन स्टेट के भी अकाउंट की ऑडिट करे। तब बताया गया कि भाई ऐसा है, जरा अकाउंट स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेट का क्या देख लीजिए, अकाउंट स्टेटमेंट देख लीजिए, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। तो जब हम अकाउंट स्टेटमेंट देखें स्टेट का, तो राज्य की आय की स्रोतों में इनकम जो हो रही है उसके सोर्सेज में एक बड़ा सोर्स मिलता है सेंटर द्वारा अनुदान दिया जाना, केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाना, ठीक। अकाउंट स्टेटमेंट में जब हमने चेक किया तो क्या निकल करके आता है कि केंद्र राज्यों को अनुदान दे रहा है, केंद्र राज्यों को फैसिलिटी दे रहा है, इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रहा है कि भाई केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा कि राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने कहा कि मनरेगा में आपको इतने 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और काम कराइए, मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दीजिए, और उस फंड को स्टेट को रिलीज कर दिया गया। अब क्या, अगर केंद्र ने दिया है फंड अपनी योजनाओं के संचालन के लिए, योजनागत व्यय के रूप में भी दे सकता है, गैर योजनागत व्यय, ठीक है, गैर प्लानिंग वाले, नॉन प्लानिंग वाले मदों में भी व्यय के लिए अनुदान दे दिया कि स्टेट की गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से काम करती रहे और पब्लिक इंटरेस्ट की ग्रोथ होती रहे। ये सारी चीजों के लिए स्टेट को फाइनेंस फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है केंद्र। तो क्या इतनी भी उसकी पावर नहीं होनी चाहिए कि स्टेट ने उस फैसिलिटी का मिस यूज किया या यूज किया? होनी चाहिए। तो हमारे राज्य स्वयं से आय के बड़े स्रोत नहीं रखते हैं। जब हम संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची इनको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आय के बहुत से स्रोत सेंटर के पास हैं। उनमें हिस्सेदारी के रूप में, सहायता राशि के रूप में तमाम तरीके से राज्यों को केंद्र द्वारा फंड प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए केंद्र यदि देखभाल इस बात की करता है कि उस फंड का मिसयूज तो नहीं हुआ, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता है, इसे अगेंस्ट टू फेडरलिज्म नहीं कहा जा सकता है। शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काम कराने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए फंडिंग सेंटर कर रही है। तो जाहिर सी बात है सेंटर को कम से कम इतना अधिकार तो होना चाहिए कि स्टेट को जो फंडिंग की गई है उसके बारे में, स्टेट को जो फंडिंग की गई है उसके बारे में लेखा जांच कराई जा सके ताकि कोई उसका मिसयूज ना करने पाए। इसलिए कैग का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सर्वेक्षण, अकाउंट की ऑडिट स्टेट और सेंटर दोनों की करता है। ना स्टेट इस बात को करने पाए कि कोई भी फंड मिसयूज हो, ना सेंटर कोई बात ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराता है। और मजेदार बात, जब ये दोनों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है, दोनों अलग अलग तैयार होती है। ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट रिपोर्ट जो तैयार होती है, सेंटर की ऑडिट रिपोर्ट अलग तैयार होती है, स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट अलग तैयार होती है। और जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गई तब अगली व्यवस्था क्या बनाई गई कि ऑडिट रिपोर्ट को, सेंटर की ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को, स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट को गवर्नर को सुपुर्द कर दिया जाता है ताकि वो विधायिका में उस पर चर्चा करा सकें और कहीं पर कुछ
बात मिसयूज जैसी हो, कुछ मिसकंडक्ट हो रहा हो, तो उसे रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके, न कि सेंटर अपना दबाव बनाने के लिए कहे। यानी कि हम सेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो पर्पज ये नहीं है कि सेंटर प्रेशर बनाए, पर्पज ये है कि व्यवस्थाएं जो भी हैं उनका यूजफुल तरीके से, किसके लिए यूजफुल, पब्लिक इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो यूजफुल तरीके हैं उनको अपना करके खर्चा किया जाए, फाइनेंस का यूज किया जाए, ठीक है, ताकि देश, जब स्टेट आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। स्टेट कोई भी अगर गड़बड़ी करता है, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं या तमाम आपकी जो है रिपोर्ट्स आती रहती है वैश्विक स्तर की, तो किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसके सभी स्टेट्स को उचित तौर पर अपनी ग्रोथ रेट रखनी है। अगर कोई भी स्टेट इस मामले में पीछे हो जाएगा तो पूरी रिपोर्ट पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच ऐसा लिंक बना रहे, ऐसा सिस्टम बना रहे कि कहीं पर भी मिसयूज होने ना पाए। गार्जियन की तरह, ठीक है, गार्जियन, पेरेंट्स, ये सब शब्द यूज होते हैं, गार्जियन की तरह सेंटर होता है ताकि जो छोटा है, हमारे लिए छोटे स्तर पर है, उसकी भी ग्रोथ बेहतर हो सके, किसी दबाव में ना आ सके। इसलिए कैग की नियुक्ति की गई कि ऑडिट वो दोनों का करेगा, लेकिन रिपोर्ट सेंटर की प्रेसिडेंट को, स्टेट की गवर्नर को, और ये लोग स्टेट लेजिस्लेशन में, सेंट्रल लेजिस्लेशन में, दोनों जगहों पर इस पर चर्चा करवाते हैं। चर्चा करवाने के साथ ये देखा जाता है कि कहीं कोई मिसयूज तो नहीं हुआ है। तो बात ये आई कि कहाँ से अगेंस्ट है फेडरलिज्म के, नहीं है, बल्कि और मजबूत। राज्य जितना अच्छा फंड का उपयोग करेंगे, जितना अच्छा यूज करेंगे, सेंटर की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि फिर वही बात उल्टा पढ़ लीजिए, जब आप नागरिक हैं भारत के, तो चाहे यूपी में रहें, बिहार में रहें, उत्तराखंड में रहें, महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें, हर एक स्टेट की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी तो सिटीजन ऑफ इंडिया की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी तो भारत की, इंडिया की भी ग्रोथ अच्छी होगी। अब उसके लिए एक चैनल स्टेब्लिश किया गया। अगर कोई उसकी क्रिटिसिज्म करता है और कहता है कि सेंटर प्रेशर बनाने के लिए, तो आज तक का रिकॉर्ड है कि सेंटर, इतिहास गवाह है, 1950 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से कोई ऐसा डिस्प्यूट उत्पन्न नहीं हुआ कि सेंटर और स्टेट के बीच कैग को लेकर के कोई भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं हैं स्टेट्स में ही लागू होती हैं। सेंटर का कोई रीजन अलग नहीं है, सेंटर ने स्वयं को ही स्टेट्स में ही, अपने सारे रीजन्स को ही, सारे क्षेत्रों को ही स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर एक स्टेट की ग्रोथ जरूरी है, इसलिए सिंगल अथॉरिटी दी गई इकोनॉमिक सर्वे करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, ताकि एक हिसाब किताब मिल सके, बैलेंस बनाया जा सके, आवश्यकता समझी जा सके कि किसी स्टेट को कुछ ज्यादा अनुदान की तो जरूरत नहीं है। विदाउट ऑडिट कैसे आप समझ पाएंगे? तो जब सिंगल अथॉरिटी ऑडिट करेगी तो बताएगी कि इस स्टेट को ज्यादा जरूरी है, और जब कई अथॉरिटीज होंगी तो फिर वो बता नहीं पाएंगे। इसलिए क्या माना जाता है कि कैग प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, सेंटर में अपॉइंट होता है, लेकिन अगर ये स्टेट के भी ऑडिट करता है तो इसमें कोई भी दुर्भावना नहीं है। ये हमारे संविधान को, संविधान में निहित उद्देश्यों को और मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर बनाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये तीन बातें नेक्स्ट क्लास में रहेगा, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपका गवर्नर है। राज्यों में गवर्नर में थोड़ी ज़्यादा कहानी सुनाई जानी है, तो गवर्नर नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा, अगली क्लास में आपका रहेगा, ताकि इस बात को समझ सकें कि गवर्नर तो हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब हम स्टेट पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन गवर्नर की जो सिटिंग है इस संविधान में, जो पावर्स हैं, कहीं से कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है।
किन्हीं लोगों को बहाना तो नहीं मिल रहा है। आइवर जेनिंग साहब आए, कोई आया, केसी हुए साहब आए, अपने अपने हिसाब से भारतीय संविधान का इंटरप्रिटेशन कर दिए। क्या उन्हीं की बातों पर ही हम रहें, या इस बात को समझें पिछले इतिहास को देखते हुए कि क्या है क्या नहीं है। अपॉइंटमेंट्स जो भी हो रहे हैं सेंटर द्वारा स्टेट के लिए, वो एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए हैं या रिलेशनशिप में डिस्प्यूट उत्पन्न करने के लिए हैं, इस बात को समझना ज़्यादा जरूरी है। संविधान में गवर्नर जहाँ लिखा है वो पढ़ना बहुत आसान है, गवर्नर पढ़ लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट होंगे जो है गवर्नर में, ये पढ़, इससे नहीं, ये तो सब पढ़ता है। सबके पढ़ने से सिलेक्शन वाली कैटेगरी अलग नहीं हो पाती है। सिलेक्शन वाले सेलेक्टिव पढ़ते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं, वो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो उस बात पर अपना ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर में लंबी कहानी है, अगले पार्ट में रहेगा।